रिसेशन रिसेशन रिसेशन, आखिरकार रिसेशन ने अपना काम कर ही दिया और अमेरिका के दो बड़े बैंक दोनों ही कोलैप्स कर गए। उनकी सारी स्टोरी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा बैंक सिग्नेचर बैंक, वो भी कोलैप्स कर गया है और क्या इसके बाद और भी बैंक्स हैं जो कोलैप्स करने जा रहे हैं और इसका हमारी ट्रेडिंग के ऊपर क्या असर होगा, आप इससे कैसा फायदा उठा सकते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहा करता हूं कि अल्लाह ना करे कहीं पे जंग लगे, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई डिजास्टर हो जाए, तो तुम लोग उसमें कमा सकते हो। कैसे? फॉरेक्स से। अभी देखो ना, अमेरिका में जंग लगती है, 9/11 होता है, नुकसान हमें होता है। यहाँ पे रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ पड़ रहे हैं, महंगाई यहाँ पे हो गई है, तूफान यहाँ पे आ गया है, चीजें महंगी यहाँ पे हो गई है, हम लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? और अमेरिका के जो बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं उस पर हमें क्या नुकसान होगा? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के बाकी बैंक भी स्कैम कर सकते हैं या डिफॉल्ट या कोलैप्स कर सकते हैं? और हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए जिससे हम पैसा कमाएं और हमें कौन कौन सी एहतियात करने की जरूरत है जिसकी वजह से हमारा पैसा बच सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू योर फाइनेंस। आपको अपने घर को चलाना है, आपको अपने मुल्क को चलाना है, उसके लिए आपको इस वीडियो में बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो माय नेम इज इल्नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, जुमेरात को खबर आती है अचानक के अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता था, जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करता था, जो कि स्टार्टअप्स के बिजनेसेस को हेल्प आउट करता था लोन लेने में, लोन देने में और उनके फाइनेंस करने में। सिलिकॉन वैली बैंक एक ऐसा बैंक था जितने भी नए स्टार्टअप खुलते थे उनको ये कर्जे भी देता था, उनको कर्जे लेके देने में हेल्प भी करता था और उनको बिजनेस सिखाता था और उनका बिजनेस स्टार्ट करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उन सबके अकाउंट्स थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ क्लाइंट थे इस बैंक के अंदर। कुछ ही अरसा पहले, एक वीक पहले ही, एक अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने जो टॉप बैंक्स की लिस्ट जारी की, उनमें सिलिकॉन वैली सबसे सरफहरिस्त था और सिलिकॉन वैली की बहुत ज्यादा तारीफ की गई कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, न्यू स्टार्टअप्स को लेके। लेकिन ऐसा क्या हो गया सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कि अचानक कोलैप्स कर गया, डिफॉल्ट हो गया? और ऐसा क्या हो गया कि उसके पीछे सिग्नेचर बैंक भी डिफॉल्ट होने जा रहा है और उसके पीछे और भी काफी ज्यादा बैंक्स जो हैं अब डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? उसकी क्या वजह बनी? सबसे पहले इस वजह को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि बैंक्स काम कैसे करते हैं, बैंक्स किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं और किस तरीके से अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। ये तो आपको भी पता है और किसी बच्चे को भी पता होगा कि बैंक्स में जो हमारे पैसे पड़े होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट में पड़े हो चाहे करंट अकाउंट में पड़े हो, बैंक्स उनको लोन दे देता है, दूसरे लोगों को कर्ज देता है, सूद पे, इंटरेस्ट पे या ब्याज पे आगे लोगों को कर्जा दे देता है, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट आता है और वही वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज के साथ या हमारे साथ शेयर करता है अगर हमारा सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं। तो सिलिकॉन वैली के पास बहुत बड़ी तादाद में फंड थे। ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे और बिलियन नहीं ट्रिलियन ऑफ डॉलर इनके अकाउंट्स में पड़े हुए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इनको डिफॉल्ट करना पड़ गया? उसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका में आया हुआ जो रिसेशन है उसकी वजह से, और अमेरिका के फेडरल बैंक की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ये बैंक कोलैप्स कर गया। नहीं समझ रही कैसे? चलिए मैं समझाता हूं। अमेरिका काफी अरसे से, लगभग 1 साल से रेट हाइकिंग करता जा रहा है,
जा रहा है। शरह सूद को 2% से उठा के 5.50 पे लेके चला गया और आगे इसको मजीद बढ़ाने के चांसेस थे। इस टाइम उनका शरह सूद 4.75 था और उसको मजीद वो इंक्रीज करने जा रहे थे आने वाले दिनों में। रेट हाइकिंग के साइकिल बढ़ते ही जा रहे थे और रिसेशनरी फेयर्स से निपटने के लिए ये जरूरी भी होता है कि कहीं पे भी अगर महंगाई बढ़ रही है और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही तो शरह सूद के आले को ऊपर कर दिया जाता है। पोल साहब, जिनकी पिछले दिनों भी हम मीटिंग सुन रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे कि हम शरह सूद को और बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में हम 50 बेसिक्स पॉइंट या 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट हाइक करेंगे मजीद, और ताकि हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा हो जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हुकूमत को हेल्प मिले। लेकिन यही चीज सिलिकॉन वैली के, जिसको कहते हैं कि घुटनों में बैठ गई, ठीक है, सिलिकॉन वैली को लेकर डूबने वाली यही चीज है। सिलिकॉन वैली के पास बहुत ज्यादा फंड पड़े हुए थे और वो सारे के सारे सेविंग अकाउंट्स में पड़े हुए थे, जिसके ऊपर एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था सिलिकॉन वैली को, क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदर डिपॉजिट्स तो थे लेकिन सिलिकॉन वैली से लोन लेने वाले लोग नहीं थे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये शरह सूद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो वो अब लोन जो है लेने के लिए लोग कम आ रहे थे लेकिन बैंकों में पैसे जमा करवाने के लिए लोग ज्यादा आ रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जितने भी स्टार्टअप्स थे, जितने भी बिजनेसेस थे और जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन सब ने पैसा लाके सिलिकॉन बैंक में रख दिया। अब सिलिकॉन बैंक से कर्जा लेने वाला कोई नहीं है या बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अगर कोई कर्जा लेगा तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो लोगों ने भी, स्टार्टअप्स, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो इतना सूद नहीं पे कर पाते, इतना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते, तो वो भी क्या करते हैं कि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाना शुरू कर देते हैं या फंडिंग लेना शुरू कर देते हैं। कर्जा लेने से बेहतर है बैंक से पैसा लेने की बजाय वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट पैसा लेने का ज्यादा प्रेफर करते हैं। उस पर उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता बल्कि प्रॉफिट में से शेयर देना होता है, विच इज वेरी फेवरेटेबल एंड विच इज विन विन कंडीशन फॉर बोथ पार्टीज। सो सिलिकॉन वैली के पास पैसा तो बहुत पड़ा हुआ था लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द मंथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक अर्न नहीं कर पा रहा था बिकॉज पैसा उसी के पास पड़ा हुआ था। सिलिकॉन वैली के पास अब दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट वो भी बिजनेसेस में करना शुरू कर दे बिजनेस पार्टनर्स के साथ। इस सूरत में बैंक को देखना होता है कि कहां पे उसको कम रिस्क देखने को मिलेगा। तो सिलिकॉन वैली ने जो जुआ खेला है वो बहुत बड़ा खेला था। उसने ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जो कि 15-20 साल के लिए फिक्स उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कर दिया, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट उनको मिलने वाला था। तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी अमाउंट को बहुत बड़े अरसे के लिए डंप कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया होम मॉर्गेजेस के अंदर। और आपको पता है कोई बंदा घर लेगा मॉर्गेजेस के ऊपर तो वो इतनी जल्दी तो पे नहीं करेगा, वो तो हर महीने छोटी सी अमाउंट पे करेगा और उसके जो इंस्टॉलमेंट है वो 10 साल, 15 साल या 20 साल की होंगी। सिलिकॉन वैली ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दी, फ्रीज कर दी। अब सिलिकॉन वैली के पास पैसे नहीं थे लोगों को लुटाने के लिए या इंटरेस्ट पे करने के लिए। कोई बंदा विड्रॉ करने के लिए आता कोई बड़ी रकम तो सिलिकॉन वैली कहता कोई बात नहीं, 4 दिन निकाल लो, हम आगे चल के उसको आपको पे कर देंगे, कोई मसला नहीं, बैंक यहीं पे है, बैंक भागा थोड़ी जा रहा है। ये करते करते बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को आपस में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो गई कि सिलिकॉन बैंक के पास पैसा नहीं है और ये डिफॉल्ट करने जा रहा है। इसको बोलते हैं बैंक रन। जब हर बंदे को पता चलना शुरू हो गया कि सिलिकॉन बैंक के पास पैसे नहीं है तो हर कोई बंदा बैंक में पहुंच गया अपने पैसे निकलवाने के लिए। अब यहां से मेन डिफॉल्ट की स्टोरी शुरू होती है। जब हर बंदा ही पैसा लेने आ गया सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर, तो बैंक के पास तो पैसा था ही नहीं। उसने तो 15 साल के मॉर्गेजेस या 20 साल के मॉर्गेजेस पे इन्वेस्ट कर दिया था, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फ्रीज कर दिया था मोटे प्रॉफिट के लिए। हालांकि सिलिकॉन वैली के पास ऑप्शन थी कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता ताकि उसको जब मर्जी विड्रॉ करके क्लाइंट्स को पैसे पे किए जा सकते। सो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे लोगों को पे करने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे लोगों को इंटरेस्ट पे करने के लिए, और उसके पास पैसे नहीं थे लोगों को मैनेज करने के लिए। तो यहां से स्टोरी शुरू होती है अगली। बैंक रन सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक तक ही महदूद नहीं रहेगा। बाकी बैंक्स ने या बाकी बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये लगा कि कहीं हमारा बैंक भी सिलिकॉन वैली बैंक की तरह स्कैम ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, तो वो लोग भी बैंकों की तरफ दौड़े। इसको बोलते हैं बैंक रन। तो सब लोग बैंकों में पैसा विड्रॉ करने के लिए जब दौड़े तो बाकी बैंक्स के साथ भी यही सेम इशू आया। बैंक्स को पता होता है कि इतनी जल्दी कोई भी बंदे सारे आके पैसे डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन सिग्नेचर बैंक
का अगला नंबर लग गया। जब सिग्नेचर बैंक के सारे क्लाइंट्स पैसे लेने के लिए, पैसे विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास पहुंचे तो बैंक के पास वो पैसे थे ही नहीं। बैंक ने भी ऑलरेडी किसी ना किसी को लोन्स दिए हुए थे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर गया। अभी अभी खबर आई है कि क्रेडिट स्विस नामी एक बैंक है, यूरोपियन बैंक है, स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक है, ये बैंक भी अब डिफॉल्ट का शिकार होने जा रहा है। इसके 26% शेयर आज के आज गिर गए हैं। इससे पहले इसको सऊदी अरब ने बेल आउट करने का प्लान किया था, लेकिन अब उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ऐसा लग रहा है कि अभी आज या फिर इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो इस बैंक के भी बैंक रन होने या डिफॉल्ट होने की खबर आ चुकी होगी। सो इसी तरह की ये चेन जो अमेरिका से चली है, यूरोप तक पहुंची है, यूरोप से पूरी दुनिया में ये फैल जाएगी, बैंक रन स्टार्ट हो जाएगा, पैनिक क्रिएट हो जाएगा और पूरी दुनिया में लोग अपने बैंकों से अपना पैसा डिमांड करेंगे और पूरी दुनिया में बैंक डिफॉल्ट करना शुरू कर जाएंगे। और अब ये बैंक रन रुकने वाला नहीं है। बाकी गहमा गहमी बच गई है, हलचल मच गई है, बाकी क्लाइंट्स भी अपने अपने बैंक्स में पैसे लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जैसे बैंक स्कैम कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो उनका बैंक क्यों नहीं कर सकता। सो इस तरीके से अब ये चेन चलना स्टार्ट हो गई है और अब ये रुकने का नाम नहीं लेगी अनटिल अनलेस फेडरल रिजर्व कोई नई पॉलिसी ना लेके आए या बैंक्स को कोई सपोर्ट प्रोवाइड ना करे, अदरवाइज ऐसा ही होगा। और बैंक्स को रिलीफ देने का ये सिलसिला जो है ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी फेडरल फंड बैंक जो है ये बैंक्स को रिलीफ देता रहा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और बाकी सब कंट्रीज में भी जो मेन हेड बैंक होता है, जिसको स्टेट का बैंक कहा जाता है, वो छोटे बैंकों को या कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिलीफ देता है। अभी तक की अपडेट के मुताबिक फेडरल रिजर्व बैंक ने ये अहद किया है कि वो शरह सूद को अब नहीं बढ़ाएंगे, अब वो मजीद रेट हाइक नहीं करेंगे, बल्कि रेट हाइक को रोकेंगे जो कि 22 मार्च को होने वाला था, और रोकने के बाद इसको रिवर्स करना भी स्टार्ट करेंगे। अगर ये रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बैंक्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन रिसेशन का खतरा उधर का उधर ही है। अब फेडरल रिजर्व जो है दो धारी तलवार के ऊपर बैठ चुका है कि अगर वो रेट हाइकिंग के साइकिल को रोकता है तो रिसेशन मजीद बढ़ेगा, और अगर वो रेट हाइकिंग का साइकिल नहीं रोकता तो बैंक्स इसी तरह कोलैप्स करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं हम अपनी तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। क्या पाकिस्तान और इंडिया में पड़े हुए हमारे पैसे, क्या अमेरिकी बैंकों में पड़े हुए हमारे पैसे खतरे में हैं? यस, हमारे पैसे खतरे में हैं। आप पिछले दिनों सुन रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, अब अमेरिका भी डिफॉल्ट करने वाला है। ये बात याद रखिएगा, अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने पे जा सकता है, तो इंडिया, चाइना, जापान, यूके और बाकी कंट्रीज या जिस तरह के यूरोप, बाकी कंट्रीज भी कर सकती हैं। सो आपने भी केयरफुल रहना है। इसके लिए आपने करना क्या है, मैं आपको 5-6 टिप्स देता हूं। आप कोशिश करें कि आपके पास हार्ड शेप में गोल्ड मौजूद हो या फिर रियल कमोडिटी आपके पास हो लाजमी, जो कि आपको अल्लाह ना करे कोलैप्स के दिनों में काम आएगा, क्योंकि हार्ड कैश रखना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो पीकेआर हो या आईएनआर हो, तो हार्ड कैश कम से कम रखें, लेकिन इतनी जरूर रखें कि अगले 3 महीनों के लिए आपको काफी हो। लेकिन ज्यादा जो चीजें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है या स्टोरेज रखनी है या अपना रिजर्व रखना है, वो आप रखें इन द शेप ऑफ गोल्ड, इन द शेप ऑफ रियल कमोडिटी। इसमें रियल कमोडिटीज में कोई भी चीज हो सकती है, इसमें लकड़ियां हो सकती हैं, इसमें ईंटें हो सकती हैं, इसमें अनाज हो सकता है, जो चीज भी लंबे अरसे तक स्टोर हो सकती है वो हो सकती है इसमें, जिसको खराब होने का कोई खतरा ना हो। जिस तरह गोल्ड है तो आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको खराब होने का कोई खतरा नहीं है, आप जब मर्जी इसको देके कैश कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में गोल्ड के रेट भी डबल होने जा रहे हैं। इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं, गोल्ड 1890 के करीब करीब है, और गोल्ड आने वाले दिनों में 1950, 2100 और उसके बाद एक नया हाई लगाएगा, यानी कि 2300 के करीब भी इस साल के एंड तक गोल्ड जा सकता है। सो बी रेडी फॉर बिग सरप्राइज माय डियर फ्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी ऑफत आती है तो फॉरेक्स ट्रेडर हमेशा पैसे कमाता है या वो लूज करता है, ठीक है। सो हम इसको ट्रेडिंग की दुनिया में बड़ी आसानी के साथ कैश कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डॉलर आने वाले दिनों में डंप होगा, मैंने आपको बता दिया गोल्ड आने वाले दिनों में डबल होगा, सिल्वर आने वाले दिनों में डबल होगा, ऑयल आने वाले दिनों में मजीद थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो नीचे की तरफ आ रहा है ऑयल। उसकी वजह यह है कि दुनिया में रिसेशन बढ़ रहा है, लोगों की
जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है, इसकी वजह से ऑयल की डिमांड में कमी आने की वजह से उसके रेट कम हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज्यादा होंगे। सो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉरेक्स जैसी कोई चीज नहीं है। ट्रेडिंग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप इन रिसेशनरी डेज में इन जो बैंक्स के कोलैप्स हैं इनमें भी आप अर्न कर सकते हैं। यस, वहां पे कोई बैंक डूब रहा है, यहाँ पे आप पैसे कमा रहे हैं। वहां पे किसी कंट्री की कोई जंग लग रही है, यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, इसके लिए इस काम को सही तरीके से सीखना जरूरी है। तो ट्रेडिंग में आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम, नॉट अ फुल टाइम। सो ट्रेडिंग को सीखने के लिए आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करूं और आपको सिखा दूं और एक आपको अच्छा ट्रेडर बना दूं इंशाल्लाह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम पे सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।